हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो फाइनली अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जो विश्वास बैच चल रहा है। तो उसमें हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो अभी हमने फिजिक्स के लिए बेसिक मैथ्स वाला जितना पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था। 5 लेक्चर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं अभी तक तो प्लीज उनको जरूर देख लेना। उसके बाद आपके लिए फिजिक्स थोड़ी और आसान हो जाएगी। बिकॉज बेसिक मैथ्स पढ़ना लाइक की कैलकुलेशंस वगैरह इतनी जो भी होती है न्यूमेरिकल में, वो सारी चीजें मैंने आपको करवाई है। ट्रिग्नोमेट्री करवाए है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको करवा दिए हैं। तो 5 लेक्चर्स बेसिक मैथ्स के अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो पहले उनको कंप्लीट कर लेना। एंड उसके बाद फिर आप यहाँ से कंटिन्यू करना, ठीक है। तो पिछले 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। एंड अब जो है मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूंगा। तो अभी हम लोग इस लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपसे बोला था कि हम 9th एंड 10th का सिलेबस पहले करेंगे। तो मैंने ये देखा कि लाइक 9th और 10th का जो सिलेबस है वो मैं आपको मतलब जो भी उस चैप्टर से रिलेशन रखता होगा आपका 11th और 12th का चैप्टर, तो मैं वो उसमें ही बेसिक्स आपके कंप्लीट करवा दूंगा। तो उसकी आपको जरा सी भी टेंशन नहीं लेनी है। तो अभी हम लोग यूनिट्स वगैरह के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बेसिक मैथ्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पढ़ने के लिए, उसी तरीके से यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला पार्ट जो है मतलब यूनिट्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में हम जो भी कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं अपनी एसआई यूनिट के टर्म्स में करते हैं, तो वो कौन कौन सी एसआई यूनिट होती हैं। और मान लो जब कभी हमें न्यूमेरिकल करना पड़ता है तो कई बार क्या होता है हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ जाता है। जैसे कहीं पर आ गया कि एरिया जो है आपको मान लो मिलीमीटर स्क्वायर में दिया है, अब आपको एरिया जो मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, तो वो आप कैसे करोगे, ठीक है। या मान लो कहीं पर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस अगर सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में चेंज करना है। या मान लो डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है तो उसको मीटर में चेंज करना है, ठीक है। या मान लो कोई है व्हीकल है, कोई कार है, उसकी स्पीड अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दी है तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। तो बेसिक चीजें ये आपने याद करी होंगी शायद कि किलोमीटर पर आवर को अगर आपने मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई वो क्यों करते हैं, और मान लो इसकी जगह कुछ और आ जाए, जैसे मान लो आपको स्पीड जो है वो आपको दी है यहाँ पर किलोमीटर पर मिनट में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में नहीं दिया है, किलोमीटर पर मिनट में दिए, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करोगे। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। और बाकी सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी बेस्ड आपसे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा सकता है, तो वो भी पढ़ लेंगे। और लास्ट में एक टॉपिक आता है डायमेंशनल फॉर्मूला वाला, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी एरर्स वाला जो टॉपिक है वो न्यू वाली एनसीईआरटी से हट चुका है, तो मैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि हम जो सिलेबस फॉलो कर रहे हैं वो न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए मतलब सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी से जाकर उसको ज्वाइन कर लो। उसी में मैं आपको सारे नोट्स वगैरह जो भी है मैं भेजूंगा। एंड ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा आपको एक वर्कशीट मिलेगी एंड वो वर्कशीट आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो ये आपका क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। पहले जो पुरानी एनसीईआरटी आती थी उसमें फिजिकल वर्ल्ड होता था, लेकिन अब वो हटा दिया है। तो अब आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर बन चुका है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट से हम लोग समझते क्या है, पहले इस चीज को देख लेते हैं। देखो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लो आप एक सब्जी वाले के पास जाते हो एंड आप उनसे बोलते हो कि भैया मेरे को आप जो है 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो प्याज दे दो। तो वहां पर जब आप ये बोलते हो ना कि 1 kg, ठीक है, एक सेकेंड, मान लो जैसे आप बोलते हो कि भाई मेरे को 1 kg आलू दे दो, ठीक है, या 1 किलो प्याज दे दो। तो यहाँ पर ये जो केजी है यही क्या होता है, यूनिट होती है। मतलब आपको सब्जी वाले को बताना पड़ता है कि भाई आपको एक चाहिए, लेकिन एक क्या किलो चाहिए, कितना चाहिए। या कई बार आप बोलते हो कि भाई मेरे को 1 पाव जो है हरा धनिया दे दो या 1 पाव हरी मिर्च दे दो। तो पाव का मतलब क्या होता है, 250 ग्राम्स होता है, ठीक है। 250 ग्राम यानी कि 1/4 kg, ठीक है। तो पाव आप जब बोलते हो लाइक लेम लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं तो उसका मतलब 250 ग्राम होता है, लेकिन अगर हम वैसे बात करें ऐसा यूनिट्स के टर्म्स में तो वो 0.25 kg होता है। क्लियर है। तो यूनिट्स इसलिए जरूरी है। अब अगर आप मान लो पेट्रोल पंप पे जाते हो तो आप अपनी स्कूटी में, बाइक में या गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो, तो आप उनको पैसे मतलब दे देते हो। वैसे आप बोलते हो जनरली कि भाई 500 का डाल दो, 600 का डाल दो। लेकिन अगर हमें एक्चुअली में बोलना होता, अगर क्वांटिटी के टर्म्स में बोलना होगा, तो हम ऐसे बोलेंगे कि भैया 5 लीटर पेट्रोल जो है गाड़ी में डाल दो, या 2 लीटर पेट्रोल जो है बाइक में डाल दो, ठीक है, ऐसी करके बोलोगे। तो यहाँ पर आप जो 2 लीटर, 5 लीटर ये जो बोल रहे हो, इसमें जो लीटर कैपिटल एल जो ये डिनोट करा मैंने लीटर के लिए, यही क्या होती है, आपकी यूनिट होती है। तो यूनिट जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कुछ मीनिंग बताती है कि भाई इस फिजिकल क्वांटिटी को आप इस तरीके से मेजर कर रहे हो,
ठीक है। जैसे मास है, अगर कहीं पर आप मास को मेजर कर रहे हो, आप अपना मास मेजर करते हो ना, आप बोलते हो कि भाई मेरा वेट कितना है, 65 केजी है, मेरा वेट कितना है, 50 केजी। एक्चुअली में वो मास होता है, तो मास कितना है, 65 केजी हो गया, 50 केजी हो गया, तो आप उसको केजी में मेजर कर रहे हो मास को। ठीक है। अब मान लो कोई लिक्विड है, जैसे पानी है, या आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, कोई भी, तो उसको आप लीटर में मेजर करोगे। अब मान लो आपको अपनी हाइट मेजर करनी होती, तो आप क्या करते हो, सेंटीमीटर या मीटर में करते हो, या फीट में करते हो, या इंचेस में करते हो। ठीक है। तो ये सारी जो यूनिट्स है किसकी हो गई, ये आपकी लेंथ की यूनिट हो गई। फीट हो गया, मीटर हो गया, और इंचेस हो गया। ठीक है। और फुट, फुट जो होता है, फुट जो हम फुट बोलते हैं ना, तो फुट का ही जो प्लूरल होता है वो उसे हम फीट कहते हैं। ठीक है। तो ये सारी यूनिट्स आपकी किसकी होगी, लेंथ मेजरमेंट की यूनिट्स हो गई। किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, ठीक है, डेसीमीटर हो गया, डेकामीटर हो गया, हेक्टोमीटर हो गया, इतनी सारी यूनिट्स आप बना सकते हो एक मीटर को इस्तेमाल करके। ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, लेंथ मेजर करने की यूनिट्स हो गई। समझ गए। अब एरिया अगर कहीं पर भी आप मेजर करते हो, तो आप किस में करते हो, मीटर स्क्वायर में करते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर में करते हो, मिलीमीटर स्क्वायर में करते हो। और वॉल्यूम अगर आपको मेजर करना होता है, तो मिलीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। तो उसमें पावर 3 आ जाती है। क्यों पावर 3 इसलिए आती है, बिकॉज हम किसी भी अगर सॉलिड फिगर का वॉल्यूम निकालते हैं, तो उसमें हम 3 साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मान लो 3 साइड्स हैं एंड उसकी यूनिट सेंटीमीटर 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 है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर की पावर कितनी बन जाती है, टोटल सेंटीमीटर की पावर 3 बन जाती है। इस वजह से वॉल्यूम जो होता है वो आपका क्यूब वाली क्वांटिटी में मेजर होता है। एरिया में क्या होता है, दो साइड्स या दो लेंथ को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एरिया ऑफ क्या लेते हो आप, रेक्टेंगल लेते हो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। तो बेसिकली है तो दोनों लेंथ ही, और लेंथ को आप मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर किसी में मेजर कर रहे हो, तो अगर मान लो मीटर इंटू मीटर कर रहे हो, तो वो क्या बन जाता है, मीटर स्क्वायर बन जाता है। इस वजह से क्या है, एरिया की यूनिट आपकी मीटर स्क्वायर हो गई। समझ आ गई बात। ठीक है। तो इस तरीके से यूनिट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है हम सभी की लाइफ में। अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो यूनिट के यूज करने से ही हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि भाई कोई एक बैग है एंड उस बैग में 50 केजी वीट है, तो ये जो 50 मैंने लिखा है, ये होता है आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, मैग्नीट्यूड। केजी यानी कि किलोग्राम जो बोला मैंने, वो क्या आपकी यूनिट है। तो 50 केजी मतलब मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ जब मैंने इस चीज को बोला, तब मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को, मास को। ठीक है। तो मास क्या है, आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मैंने 50 केजी से डिनोट किया। तो मास क्या है, आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को आप दो चीजों से डिस्क्राइब करते हो, पहला होता है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दूसरी चीज यहां पर क्या होती है, उसकी यूनिट। तो ये आपने जो है यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट, दोनों चीजें हमें चाहिए होती हैं। ठीक है। इसलिए यूनिट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं यूनिट्स के बारे में कि कौन कौन सी टाइप की यूनिट होती है। तो देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल समझाता हूँ यूनिट समझने के लिए। हमारे पास क्या होता है ना, हमारे पास दो टाइप की यूनिट्स होती हैं। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या जो भी साइंस हम लोग पढ़ते हैं, तो साइंस में हमें जनरली जो यूज करनी होती है वो एसआई यूनिट्स करनी होती है। एसआई यूनिट बेसिकली क्या होता है, एक सिस्टम है यूनिट मेजरमेंट का। ठीक है। एसआई यूनिट क्या है, एक सिस्टम है मेजरमेंट का। ठीक है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि एक आपको रूल दे दिया गया है कि इस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको सारी यूनिट्स को मेजर करना है। तो उसी रूल के सेट को हम एसआई यूनिट का सेट बोलते हैं, या एसआई यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, एसआई यूनिट्स का मतलब क्या है कि रूल्स विच डिटरमाइन हाउ टू मेजर द यूनिट, या यूनिट को कैसे डिफाइन करना है या कैसे डिस्क्राइब करना है, वो आपका एसआई यूनिट में लिखा हुआ है। ठीक है। और भी कई तरीके के हमारे मेथड होते हैं जिसमें हम यूनिट्स को मेजर करते हैं। जैसे हमारे पास और जो अलग अलग होते हैं, एक तो हमारा एसआई यूनिट का सिस्टम हो गया, एक हमारा एफपीएस सिस्टम होता है, एक हमारा एमकेएस सिस्टम होता है, एक हमारा होता है सीजीएस सिस्टम। ये चार बेसिक सिस्टम होते हैं। तो ये तीन भी आप बाकी याद रखना, तीन भी अभी मैं आपको बताता हूं क्या होते हैं। पहले अभी एसआई यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये एसआई यूनिट जो है, यही हमारा यूज किया जाता है। ठीक है। तो इट इज यूज्ड एवरीवेयर। और फिजिक्स में तो खासकर यही वाला सिस्टम यूज होता है। केमिस्ट्री में क्या होता है कि कई बार हम जैसे मास है, तो मास को हम क्या करते हैं,
क्या बोलते हैं, मतलब ग्राम में ना मेजर करके, मतलब किलोग्राम में ना मेजर करके ग्राम में कर लेते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में जो भी हम चीजें लेते हैं, मतलब सैंपल वगैरह लेते हैं, तो उसकी क्वांटिटी काफी कम होती है। तो ऐसा हर बार जरूरी नहीं हो पाता कि ऐसा यूनिट को हम इस्तेमाल कर पाए केमिस्ट्री में। लेकिन जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में इट इज मैंडेटरी कि आपको ऐसा यूनिट्स ही इस्तेमाल करनी होती है कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए। इसलिए ऐसा यूनिट को पढ़ना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा यूनिट जो है वो हमारी दो टाइप्स की होती है, ठीक है। अभी ये एफपीएस एमकेएस इन पर मैं आऊंगा, अभी 2 मिनट का वेट करो। ऐसा यूनिट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसा यूनिट जो है वो आपके दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है बेस यूनिट्स और दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अब इनका मतलब क्या होता है, देखो आप इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे हमारे इंडिया में जो करेंसी होती है, करेंसी मतलब जो पैसे होते हैं, रुपए जो होते हैं, नोट्स होते हैं, तो हमारे पास क्या क्या करेंसी है भाई? हमारे पास 1 रुपए का सिक्का होता है, हमारे पास 2 रुपए का सिक्का होता है, उसके बाद हमारे पास 5 रुपए का सिक्का होता है, उसके बाद हमारे पास 10 का सिक्का होता है या 10 का नोट होता है, उसके बाद 20 का सिक्का या 20 का नोट होता है, फिर 50 का नोट है हमारे पास, उसके बाद 100 का नोट है, उसके बाद 200 का भी एक नोट आ गया है, और उसके बाद हमारा एक 500 का नोट है। अब 2000 के नोट बैन हो चुके हैं, ठीक है, तो उसको हम नहीं ले रहे। तो इतनी सारी हमारी बेसिक करेंसी है। तो इन्हें जब हम बोलेंगे, अगर हम मैं बोल रहा हूं कि भाई ये किस टाइप की करेंसी है, तो आप इनको बोल सकते हो कि भाई ये कैसी है, बेस करेंसीज है, ठीक है। ये क्या है? हमारी बेस करेंसीज। अब मैंने आपसे कहा कि भाई ऐसा करो, मेरे को जो है आप 260 रुपए दे दो, यानी कि आप मेरे को 260 रुपीज दे दो, 260 रुपीज। तो 260 रुपीज जब आप मेरे को दोगे तो आप कैसे दोगे? आप भाई मेरे को एक 200 रुपीज का नोट दे सकते हो, ठीक है, और एक 50 का नोट दे सकते हो, और उसमें एक 10 का नोट या एक 10 का कॉइन दे सकते हो, इस तरीके से दे सकते हो। तो आपने ये बेस करेंसीज का इस्तेमाल करके टोटल जो अमाउंट 260 है वो आपने बना लिया, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि आप ऐसा करो, मेरे को 580 रुपीज दे दो। तो 580 आप कैसे दे सकते हो? आपने मेरे को 500 का नोट दे दिया, एक 50 का नोट दे दिया, एक 20 का नोट दे दिया, और एक 10 का कॉइन है, 10 का नोट दे दिया, जैसे भी करना है। अब 8 से अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई 820 अगर आपने देने, या मतलब 850 जो भी है, ठीक है, या मतलब 580 बोला ना मैंने आपसे, तो 580 जैसे आप दे रहे हो, तो 580 देने के और अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। यानी कि आप मेरे को 100 रुपीज के 5 नोट दे सकते हो, 50 का एक नोट दे सकते हो, 20 का एक नोट दे सकते हो, और 10 का एक नोट दे सकते हो। तो एक तरीका तो ये हो गया। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि 580 रुपीज अगर आप मेरे को दे रहे हो, तो एक दो नोट आप मेरे को 200 रुपीज के दे दोगे, कितने हो गए? 400 हो गए। एक आप मेरे को 100 का नोट दे दोगे, टोटल कितना हो गया? 500 हो गया। एक 50 का और दे दोगे मेरे को, कितना हो गया? 550 हो गया। और उसके बाद एक 20 का, एक 10 का, तो कितना हो गया? 580 हो गया। तो आप जब भी करेंसी का एक्सचेंज करते हो, यानी कि कहीं पर भी आप पैसे किसी को भी देते हो, तो आप इन्हीं बेस करेंसीज का इस्तेमाल करते हो। यानी कि आपको अगर कोई और करेंसी देनी है इनके अलावा, मान लो 1 रुपए है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 200, 500, ये तो आपके बेस करेंसीज हो गई। लेकिन मान लो आपको जैसे 260 रुपीज देना है, या मान लो आपको 580 रुपीज देना है, तो ये जो करेंसीज होती हैं इनको हम क्या करते हैं? बेस करेंसी से डिराइव करते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? डिराइव्ड करेंसीज है। डिराइव्ड करेंसीज मतलब कि बेस करेंसी का इस्तेमाल करके हम इतनी क्वांटिटी बना सकते हैं। 260 रुपए बनाने तो 200 का एक नोट लूंगा मैं, 50 का एक नोट लूंगा, और 10 रुपए का एक नोट लूंगा। तो बेस करेंसी को लिया और मैंने 260 रुपए की डिराइव्ड करेंसी को बना दिया। अब ये चीज आपके दिमाग में अगर अच्छे से समझ आ गई, तो अब हम चलते हैं ऐसा यूनिट के कॉन्सेप्ट पे, जो कि बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट वाला है। तो बेस यूनिट्स यहाँ पर जो है वो आपकी होती है टोटल 7। ये आपको दिख रहा होगा, ये एनसीईआरटी से मैंने कॉपी पेस्ट करा है इस टेबल को। तो बेस यूनिट्स यहाँ पर आपके पास होती हैं 7, जैसे कि आपके पास नंबर ऑफ करेंसीज हैं अलग अलग। 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 10 का नोट, 20 का सिक्का, 20 का नोट, ठीक है। ऐसे अलग अलग करेंसीज है बेस करेंसीज। उसी तरीके से आपके पास क्या होती है? बेस यूनिट्स होती है, ठीक है। अब बेस यूनिट्स आपके पास टोटल कितनी होती है? टोटल हमारे पास जो बेस यूनिट्स हैं, बेस यूनिट्स वो कितनी है? 7 है, ठीक है, 7। कौन कौन सी है पहले उसको देख लेते हैं, फिर इनसे डिराइव कैसे करते हैं हम बाकी अदर यूनिट्स को, वो देखेंगे। तो पहली जो है वो है आपकी लेंथ, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी किसी भी लेंथ को मेजर करते हो, तो आप उसको मीटर में मेजर करोगे, एंड मीटर को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल है। बेसिक सी चीज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मास। तो मास जो है उसको आप किलोग्राम में मेजर करते हो, और ये एसआई यूनिट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एसआई यूनिट का सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो सेकंड बेस यूनिट आपकी मास है, मास को आप किलोग्राम में मेजर करते हो, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? केजी। तीसरा यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो है आपका टाइम। टाइम को आप सेकंड्स में मेजर करते हो,
और यहाँ पर स्मॉल एस से आप डिनोट करते हो। टाइम को आप मेजर और तरीके से भी कर सकते हो, कैसे, मिनट में भी कर सकते हो, आवर में भी कर सकते हो, लेकिन हम कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम एसआई यूनिट के सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो एसआई यूनिट के सिस्टम में टाइम को सेकंड में ही मेजर किया जाता है, और फिजिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ एसआई यूनिट का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है फिजिक्स में आपको कहीं पर भी टाइम दिखाई देगा, अगर वो सेकंड में है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, यहाँ पूरा लिखा नहीं है, ये है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आप एम्पियर में मेजर करते हो, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर इसको और डिटेल में देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप एम्पियर में मेजर करते हो, कैपिटल ए से आप इसको डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर की बात हो रही है, तो टेम्परेचर को आप केल्विन में मेजर करते हो, कैपिटल के से आप डिनोट करते हो। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए दो हमारे पास और होती हैं यूनिट जनरली जो हम देखते हैं, एक होता है आपका डिग्री सेल्सियस, एक होता है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा आपका केल्विन होता है। तो केल्विन हमारा ऐसा यूनिट के सिस्टम में आता है, यानी कि फिजिक्स में कहीं पर भी टेम्परेचर की बात होगी तो भाई हम केल्विन में ही मेजर करेंगे, डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। दुनिया में यूनिट्स और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो रूल बना दिया गया है, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, वो आपका ऐसा यूनिट का रूल है, यानी कि हमें यही यूनिट्स पढ़नी होगी, क्योंकि यही इंटरनेशनल सिस्टम में एक्सेप्ट की गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब है, ये जनरली केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, तो इसको हम मोल में काउंट करते हैं या मोल में मेजर करते हैं, और MOL इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है। और 1 मोल की जो वैल्यू होती है, 1 मोल में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, और Na से भी इसको कई बार रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, इसको डिटेल में हम तब समझेंगे जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है हमारी लुमिनस इंटेंसिटी। इसका कोई काम नहीं, हमारे 11th-12th के सिलेबस में कहीं नहीं दिया है, तो वैसे बता दे रहा हूँ। लुमिनस इंटेंसिटी क्या है, बेसिकली जो आपकी लाइट कहीं पर भी निकल रही होती है, रोशनी कहीं पर भी निकल रही होती है, तो उसकी तीव्रता कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, उसको मेजर हम करते हैं कैंडेला में। कैंडेला इसकी यूनिट है, और CD से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहली चीज तो यहाँ पर ये कि आपको ये 7 बेस यूनिट सारी की सारी पता होनी चाहिए, इनके सिंबल पता होने चाहिए, और इनको किस यूनिट में मेजर किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इतनी चीजें आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इतनी चीज हो गई। अब मान लो कि लेंथ मेजर कर लिया, मास मेजर कर लिया, टाइम कर लिया। अब मान लो मैंने कहा कि भाई मेरी गाड़ी जो है, मेरी गाड़ी की जो स्पीड है, अगर सपोज मैं अभी गाड़ी चला रहा हूं, मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो मान लो है 50 मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकेंड तो भाई यूनिट इसमें आई नहीं, तो इस ये कहां से आ गई। अब ये जो मीटर पर सेकेंड यूनिट है, इसी यूनिट को हम क्या बोलेंगे, ये एक टाइप की क्या है, डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है। तो अभी जो हमने बेस यूनिट्स पढ़ी हैं वो है टोटल 7, और इनके अलावा जितनी भी बाकी सारी यूनिट्स होंगी वो आपकी सारी की सारी कैसी होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। यानी कि बेस यूनिट को यूज करके आप दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बनाते हो, उनकी यूनिट्स बना लेते हो, ठीक है। तो बेस वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज है, उनकी जो बेस यूनिट्स है, उसी को आप यूज करके दूसरी बाकी जितनी भी दुनिया भर में फिजिक्स में क्वांटिटीज यूज होती हैं, जैसे कि स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, इन सब की यूनिट आप इन्हीं 7 बेस यूनिट्स को इस्तेमाल करके बनाओगे। मतलब वही हो गया कि जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट बेस करेंसीज देखी थी, उससे इस्तेमाल करके हम डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग अमाउंट बना सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर टोटल 7 बेस यूनिट्स का इस्तेमाल करके हम बाकी की अदर यूनिट्स जो भी होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, उनको हम डिराइव कर सकते हैं। तो इस वजह से ऐसी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये 7 यूनिट्स के अलावा जितनी भी यूनिट्स होंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी, डिराइव्ड यूनिट्स होंगी, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी आप घटाते हो तो आपको जो वेलोसिटी मिलेगी उसकी यूनिट क्या होगी भाई, मीटर पर सेकंड होगी। और नीचे टाइम जो है, टाइम की ऐसा यूनिट क्या लेते हो आप, सेकंड लेते हो। तो ये आपकी यूनिट क्या बन जाती है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर बन जाती है, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हो। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख लो या ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये क्या है, आपकी एक तरीके की डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। तो 7 टोटल बेस यूनिट्स होती हैं, और बाकी जितनी भी फिजिक्स में अलग अलग और फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास, उनकी यूनिट्स हम इन्हीं बेस यूनिट से डिराइव करते हैं। इस वजह से उनकी जो यूनिट्स होती हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स हो जाती हैं,
ठीक है। तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, ये आपकी टोटल 7 बेस यूनिट्स हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करके बाकी सारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में यूज की जाती हैं उनको हम इसी की यूनिट से डिराइव करते हैं। अब मान लो मेरे पास फोर्स है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सेकंड लॉ सभी ने पढ़ा है, न्यूटन लॉ का, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास की यूनिट क्या होती है भाई? केजी होती है। अभी हमने देखा ना, मास की देखो यहाँ पर यूनिट लिखी है, मास की यूनिट ये दिख रही होगी आपको। ये मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। ऐसा यूनिट का इस्तेमाल करना है, तो मास की यूनिट किलोग्राम हो गई। और अभी हमने एक्सेलरेशन की यूनिट क्या निकाली? मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाली। तो इसकी जो फोर्स की यूनिट बन जाती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाती है। और इसी को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? न्यूटन बोल देते हैं। किसके नाम पे? आइजैक न्यूटन के नाम पे। ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? ये आपकी एक तरीके की डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है। इसका मतलब न्यूटन जो है वो क्या है? आपकी एक डिराइव्ड यूनिट है। तो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन के बराबर होता है। मतलब 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम 1 न्यूटन बोल देते हैं शॉर्ट में। ठीक है। तो ये क्या हो गई? एक तरीके की डिराइव्ड यूनिट हो गई। अब इस डिराइव्ड यूनिट में अगर आप देखोगे जो भी यूनिट्स आपको दिख रही हैं, जैसे केजी, केजी किसकी है? मास की। मास की यूनिट किस में आती है? बेस यूनिट में आती है। फिर दूसरी यूनिट किसकी है? मीटर। मीटर किसकी यूनिट आती है? लेंथ की। लेंथ किस में आता है? बेस यूनिट में आता है। फिर तीसरी यूनिट आपको सेकंड दिख रही है। सेकंड किसकी यूनिट है? टाइम की। और टाइम की यूनिट कहां पर अभी हमने देखी? बेस यूनिट में देखी। तो ये है एक डिराइव्ड यूनिट, लेकिन बनी किससे? बेस यूनिट का इस्तेमाल करके ही ये बनी है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। तो ये होता है बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट का कॉन्सेप्ट। अब यहां पर आ जाते हैं, ये जो मैंने आपको बाकी के 3 सिस्टम्स बताए थे कि ये एफपीएस क्या होता है, एमकेएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है। तो एफपीएस का मतलब होता है, यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है। एमकेएस क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर। ठीक है। मैं ऐसी बैड हैंड राइटिंग में लिख रहा हूं, अपने आप समझ जाना। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, साथ में ही बना लो, क्योंकि मैं तो साथ में लिख ही रहा हूं। तो फालतू अलग से टाइम लगाने का कोई फायदा नहीं है नोट्स बनाने के लिए। तो सेंटीमीटर हो गया। जी का मतलब होता है ग्राम। एक सेकेंड, हाँ। एक सेकेंड रुको बस। हाँ। तो ये हो गया इसका सेंटीमीटर, और जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब क्या होता है? सेकंड। ठीक है। तो ये इनकी फुल फॉर्म होती है। अब इसका मतलब क्या है कि फुट पाउंड सेकंड जो सिस्टम होता है एफपीएस सिस्टम, इसमें फुट किसकी यूनिट होती है? लेंथ की। पाउंड किसकी होती है? मास की। सेकंड किसकी होती है? टाइम की। एमके सिस्टम में मीटर जो यूनिट है लेंथ की है, किलोग्राम किसकी होती है? मास की होती है, और सेकंड किसकी होती है? टाइम की। सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सेंटीमीटर यूनिट किसकी होती है? लेंथ की। मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम होती है, और टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है। बस ये 3 सिस्टम आपको इस तरीके से याद रखने हैं कि फुट पाउंड सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो आप सभी को पता है कि कौन सी वाली यूनिट किस चीज की होगी? मास की होगी, लेंथ की होगी, या टाइम की होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब इतनी चीज करने के बाद अब आपको थोड़े से कन्वर्जन यहाँ पर याद रखने हैं। क्या क्या कन्वर्जन याद रखने हैं? पहले तो ये देखो कि 1 आवर के में आपके पास टोटल कितने मिनट्स होते हैं भाई? 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 1 आवर में सेकंड्स निकालना चाहें तो कितने हो जाएंगे भाई? 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट के अंदर कितने सेकंड हो जाएंगे? 60 सेकंड्स हो जाएंगे। यानी कि 1 आवर में अगर हम सेकंड्स निकालते हैं तो 3600 सेकंड्स होते हैं टोटल। तो एक चीज तो आपको ये वाली अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है। 3600 सेकंड्स हो गए। अब इसके बाद आपको दूसरी चीज यहां पर क्या समझनी है? एक और टेबल है मेरे पास, ये वाली। ठीक है। ये वाली एक मेरे पास टेबल है जो कि आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगी। जैसे कई बार आ जाता है ना भाई, आपको न्यूमेरिकल में क्या दिया होता है भाई कि किसी भी चीज की लेंथ जो है वो इतने नैनोमीटर है, मान लो 10 नैनोमीटर है। अब आपको इसको अगर एसआई यूनिट में चेंज करना है। अब नैनोमीटर क्या है भाई? लेंथ की यूनिट है। अभी हम एसआई यूनिट देख के आए, लेंथ की क्या होती है? मीटर होती है। अगर मान लो आपको 10 नैनोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो वो कितने मीटर के बराबर होगा? अगर कहीं पर ऐसा कन्वर्जन यूज करने को आ जाता है तो ये वाली टेबल जो है वो हमारे बहुत ज्यादा काम आती है। अब कैसे काम आती है वो अभी थोड़ी देर के बाद आप पूरा अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है। तो टेबल आपको ये बनानी कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। ये टेबल बेसिकली बनती ऐसे है।
सबसे पहले आप यहां पर लिखोगे डेसी सेंटी, ठीक है। उस टेबल पे इतना ध्यान मत दो, वो मैंने रेफरेंस के लिए ले लिया, लेकिन मैं जो टेबल यहां बना रहा हूं उसको ध्यान से देखो। तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो, ठीक है, पीको फेम्टो, फिर एटो, फिर जेप्टो, फिर योक्टो, ठीक है। अभी बस आप लिखते रहो, फिर मैं अभी आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या क्या है। अब डेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारी क्या है, ये हमारा प्रीफिक्स है, ठीक है। यहां पर मैं इसका लिखता हूं सिंबल, और यहां पर मैं लिखता हूं कन्वर्जन, कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डीसी का सिंबल होता है वो होता है स्मॉल डी, इसका स्मॉल सी, इसका स्मॉल एम, इसका म्यू होता है। माइक्रो को हम म्यू से डिनोट करते हैं, नैनो को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, पीको को स्मॉल पी से, फेम्टो को स्मॉल एफ से, एटो को स्मॉल ए से, जेप्टो को स्मॉल जेड से, योक्टो को स्मॉल वाई से, ठीक है। इतना हो गया। इनका कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, आपको भाई 10 की पावर -1 से स्टार्ट करना है। ये 10 की पावर -1, फिर 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। तो 1 2 3 आपने इस तरीके से लिखा, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। अब 3 का टेबल पढ़ते जाओ, कैसे, 10 की पावर -6, 3 2 जा 6 होता है, फिर 10 की पावर -9, 3 3 जा 9 होता है, 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 मतलब 3 4 जा 12 होता है, ठीक है। 3 की टेबल आगे पढ़ते जाओ, फिर 10 की पावर -15, 3 5 जा 15 होता है, 3 फिर 10 की पावर -18, 3 6 जा 18 होता है, फिर 10 की पावर -21, 3 7 जा 21 होता है, फिर 10 की पावर -24, ये आपका 3 8 जा 24 होता है। तो इस तरीके से ये आपको टेबल फॉर्म कर लेनी है, -1 -2 -3, उसके बाद 3 का टेबल पढ़ते जाओ नेगेटिव साइन के लिए। तो ये जो आपकी पावर्स है ये आपकी नेगेटिव वाली पावर्स है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आप मेरे को ये बताओ कि 1 पीकोमीटर में, 1 पीकोमीटर, ठीक है। पीको का सिंबल क्या होता है भाई, स्मॉल पी होता है, और मीटर क्या क्या होता है, स्मॉल एम होता है। तो 1 पिकोमीटर में बताओ कि कितने मीटर होते हैं, सपोज आपको ये बताना है। तो ये पीको लिखा है, पीको का मतलब अभी हम टेबल से ही देखेंगे, पीको का कन्वर्जन फैक्टर क्या है भाई, पीको ये रहा, ठीक है। पीको का कन्वर्जन फैक्टर होता है 10 की पावर -12। इसका मतलब है कि पीको की जगह अगर हम यहाँ पर -12 लिख देते हैं तो वो उतने की वैल्यू दे देगा। तो 1 पिकोमीटर का मतलब है कि 1 मल्टीप्लाइड बाय पीको का मतलब 10 की पावर -2 इंटू मीटर जो भी है, तो इसका मतलब ये है कि 10 की पावर -12 मीटर हो गया। तो 1 पिकोमीटर की वैल्यू क्या होती है भाई, 10 की पावर -12 मीटर होती है, ठीक है। टेबल याद कर लोगे, ये चीज आपको समझ आ जाएगी। अब मान लो मेरे पास यहाँ पर आ गया, जैसे मैंने कहा ये है मिली लिखा है, ठीक है। जस्ट सपोज मैं यहाँ नीचे पहले लिखता हूं, मैंने आपसे कहा कि आप मेरे को बताओ कि 1 मिलीग्राम में, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1 mg इज इक्वल टू कितने ग्राम, ठीक है। सपोज आपको ये बताना है, तो कुछ नहीं करना, आपने देखा ये मिली लगाया, मिली लगा हुआ है, इसमें आगे क्या लगा है, मिली, प्रीफिक्स कौन सा लगा, ग्राम के आगे मिली लगा है। तो मिली यहां पर आप देखोगे, मिली अभी हमने देखा, मिली का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और 10 की पावर -3 होता है, ठीक है। तो मिली का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर -3, यानी कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू, मिली की जगह 10 की पावर -3 लगा, ग्राम की जगह ग्राम लिख दिया, यानी कि 1 मिलीग्राम की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 10 की पावर -3 ग्राम हो जाती है। आगे बात समझ में। तो लास्ट वाला पार्ट तो आपका ऐसे ही रहता है, इधर ग्राम तो इधर भी ग्राम, उससे पहले जो लगा है उसकी बस वैल्यू आप लिख दो, ठीक है। पीकोमीटर में जैसे इधर मीटर था इधर भी मीटर ही था, तो पीको का मतलब जो भी था उतनी पावर का फैक्टर आपने यहाँ पर लिख दिया, वो उतने मीटर के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे मैं आपको कहता हूं कि भाई आप मेरे को बताओ, चलो, एक फेम्टोमीटर, 1 फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो यहां मीटर यहां मीटर, ठीक है, लगा आगे क्या है, प्रीफिक्स फेम्टो लगा है। अब एक फेम्टो का मतलब यहां पर क्या है, फेम्टो का मतलब यहां पर देख लो, ये स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, 10 की पावर -15 होता है इसका मतलब। तो फेम्टो का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर -15 हो गया, यानी कि 1 एफ एम,
फेम्टो को स्मॉल एफ से करते हैं, मीटर को स्मॉल एम से करते हैं। तो 1 फेम्टोमीटर का मतलब हो गया 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, मान लो यहाँ पर होता कि 30 फेम्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप क्या कर दोगे, 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे 10 की पावर -15 को, तो 30 इंटू 10 की पावर -15 मीटर जो 30 फेम्टोमीटर में इतने मीटर होते हैं। ठीक है, इतनी बेसिक चीज आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। अब ये है क्वांटिटीज छोटी, मतलब कि यूनिट क्वांटिटी से छोटी, ये एक से सारी छोटी हैं। यानी कि अगर मैं 10 की पावर -12 मीटर बोल रहा हूं, तो 10 की पावर -12 का मतलब क्या है कि 1/10 की पावर 12 मीटर, और 1/10 की पावर 12 मीटर का मतलब क्या होता है भाई, 0.0000000000 11 जीरोस लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और उसके बाद लास्ट में क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, इतने मीटर के बराबर होता है। क्योंकि 10 की पावर -12 का मतलब है, यानी कि 1 को अगर आप 10 की पावर 12 से डिवाइड कर रहे हो, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1 के आगे 12 जीरोस, और 12 जीरो से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका जो डेसिमल है वो आपका 12th प्लेस के बाद यहाँ पर लगेगा लेफ्ट साइड में। इस वजह से इसकी जो वैल्यू वो इतने मीटर के बराबर हो गई, यानी कि 1 पिकोमीटर की वैल्यू इतने 0.0000 इतने 1 मीटर के बराबर होती है। तो ये जो नेगेटिव पावर्स आई हैं आपके पास, ये जो कन्वर्जन फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, ये आपकी छोटी क्वांटिटीज के, यानी कि यूनिट क्वांटिटी से छोटे हैं। ठीक है, मतलब ये जितने भी दिख रहे हैं वो आपको सारे 1 से छोटे दिखेंगे। मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि एक डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 10 की पावर -1 मीटर होंगे, क्योंकि डेसी का मतलब क्या है, 10 की पावर -1, और 10 की पावर -1 क्या होता है, 0.1 होता है, तो 1 डेसीमीटर की वैल्यू कितनी हो गई, 0.1 मीटर हो गई। तो जितनी भी क्वांटिटीज आपको मिलेंगी वो सारी 1 से छोटी मिलेंगी, बस आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है। तो ये हो गई हमारी 1 से छोटी वाली क्वांटिटीज की फैक्टर कन्वर्जन टेबल। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक और टेबल देता हूं जो कि हायर क्वांटिटीज के लिए होंगी। जैसे मान लो मेरे पास है यहाँ पर डेका, ठीक है, डेका, फिर उसके बाद हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, जेटा, और लास्ट में आता है योटा। ठीक है, अब ये मैं आपको टेबल से भी दिखा देता हूं, यहाँ पे टेबल से देख लो, यहां से। ठीक है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। ठीक है, पेटा के बाद है एक्सा, शायद थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, पेटा के बाद एक्सा भी आएगा। ठीक है, तो पेटा के बाद आ गया एक्सा, फिर जेटा, और उसके बाद योटा। ठीक है, हो गए। अब ये क्या आपके, ये है आपके प्रीफिक्स, यहां मैं लिखूंगा इसका सिंबल, और यहां पर लिखूंगा इसका कन्वर्जन फैक्टर। तो डेका को हम लिखते हैं डी ए से। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है क्या होता है, डी ए, यहां पर देख भी सकते हो। ठीक है, डेका का डी ए या कैपिटल डी से भी इसको लिख सकते हो। फिर हेक्टा का स्मॉल एच होता है। ठीक है, हेक्टो को स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, किलो को कैपिटल के से या स्मॉल के से डिनोट कर सकते हो, मेगा को कैपिटल एम से। ठीक है, गीगा को कैपिटल जी से डिनोट करते हो, टेरा को आप कैपिटल टी से डिनोट करते हो, पेटा को आप कैपिटल पी से, एक्सा को कैपिटल ई से, जेटा को कैपिटल जेड से, और योटा को कैपिटल वाई से। तो ये इनके सिंबल्स हो गए, आसान है सिंबल याद करना। ठीक है, सारे कैपिटल लेटर्स रहते हैं इसमें एक्सेप्ट डेका, हेक्टो और किलो। ठीक है, किलो का भी कैपिटल ही रहता है, डेका और हेक्टो के छोटे रहते हैं। अब कन्वर्जन फैक्टर को क्या होंगे, वैसे ही करके हम टेबल बना लेंगे। यहाँ पे ये होता है 10 की पावर 1, अब यहाँ सारी जितनी पावर चलेंगे वो पॉजिटिव पावर चलेंगे, तो 10 की पावर 1 हो गया, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9। ठीक है, फिर उसके बाद 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, 10 की पावर 21, फिर 10 की पावर 24। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे 1 से लेके 24 पावर तक गए, और जो हमने ये वाली जो टेबल बनाई थी इसमें हम -1 से लेके -24 पावर तक गए थे। अब ये जो मैंने नीचे टेबल बनाई है, ये जितनी भी आपको क्वांटिटीज यहां से मिलेंगी वो सारी 1 से बड़ी होगी। कैसे, जैसे सपोज मैंने आपसे यहां पर कहा कि मेरे को आप बताओ 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हेक्टो का मतलब क्या होता है, यहां पर देखो हेक्टो का मतलब ये लिखा है हेक्टो, हेक्टो का मतलब क्या होता है 10 की पावर 2, यानी कि 1 हेक्टोमीटर में 10 की पावर 2 मीटर्स होते हैं। ठीक है, 10 की पावर 2 कितना होता है भाई, 100।
तो 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई? 100 मीटर होते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब मान लो मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरे को ये बताओ, जैसे मेरे पास एक यूनिट है न्यूटन, फोर्स की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप मेरे को बताओ कि 10 या 18 कर लेते हैं, 18 गीगा न्यूटन में कितने न्यूटन होते हैं? 18 गीगा न्यूटन में कितने न्यूटन होते हैं? तो 18 को तो अभी ऐसे ही रहने दो, पहले आप क्या निकालो कि 1 गीगा न्यूटन में कितने न्यूटन होते हैं। तो 1 गीगा न्यूटन, गीगा देखो कहां पर है, ये लिखा है गीगा। गीगा को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है? 10 की पावर 9। इसका जो फैक्टर है वो क्या है? 10 की पावर 9। यानी कि 1 गीगा न्यूटन में 10 की पावर 9 न्यूटन होते हैं। आ गई बात इतनी समझ में? अब 18 गीगा न्यूटन में कितने गीगा न्यूटन हो जाएंगे? सॉरी, न्यूटन हो जाएंगे। 18 गीगा न्यूटन में हो जाएंगे 18 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। तो बस कन्वर्जन जो भी आपका फैक्टर लिखा होगा, प्रीफिक्स जो भी होगा, उसका कन्वर्जन फैक्टर आप उससे क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। उसी तरीके से जैसे मान लो मेरे पास क्या है, 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम में मैंने आपसे पूछा कि कितने ग्राम होते हैं, तो देखो यहां भी ग्राम, यहां भी ग्राम, प्रीफिक्स क्या लगा है? किलो। और किलो यहां पर आप देख सकते हो, किलो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम 1 केजी में हमारे पास 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं, या 1 केजी में हमारे पास 1000 ग्राम होता है, क्योंकि 10 की पावर 3 क्या होता है? 1000 होता है। तो इस तरीके से ये टेबल हमको बेसिक कन्वर्जन करने में हेल्प करती है। ठीक है, इतनी चीज आई होप आपको बेसिक बेसिक समझ आ गई होगी। थोड़ा और इसमें एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे, तो और अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप इसमें आगे की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर हमें आगे कैसे चलना है, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर आ गया, अभी सिंपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप मेरे को ये बताओ, अच्छा चलो एक चीज और समझ लो यहाँ पे, ऊपर ही चलते हैं एक बार। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैं आपसे कह रहा था कि भाई 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपने कहा क्या कि 10 की पावर -12 मीटर होते हैं। कैसे? क्योंकि पीको का प्रीफिक्स जो है, पीको प्रीफिक्स जो होता है उसका कन्वर्जन फैक्टर 10 की पावर -12 के बराबर होता है। लेकिन अगर मैं अब आपसे एक क्वेश्चन ये कह दूं कि अब आप मेरे को ये बताओ कि भाई 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, अगर सपोज आपके दिमाग में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको ये बताना है कि 1 मीटर के अंदर कितने पिकोमीटर होते हैं, तो सबसे पहले आप रिलेशन देख लिया करो कि पहले इनमें रिलेशन क्या है। हमें जो रिलेशन पता है वो ये पता है कि भाई 1 पिकोमीटर जो है वो 10 की पावर -12 पिको मीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। तो 10 की पावर -12 अगर इधर है, तो क्या आप इसको 1 के नीचे ले जा सकते हो? 1 के नीचे अगर मैं डिनोमिनेटर में इस तरीके से ले जाऊं तो ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ कितना कितना बचेगा? राइट हैंड साइड में 1 बचेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में कितना था? 1। राइट हैंड साइड में कितना था? 10 की पावर -12। इस 10 की पावर -12 को आप इसके डिनोमिनेटर में ले गए। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा क्योंकि इक्वल है तो आप डिनोमिनेटर में ले जा सकते हो। तो 1 के नीचे आप 10 की पावर -12 को ले गए, और राइट हैंड साइड में क्या बच गया? 1 मीटर बच गया। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि 1 मीटर की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 1/10 की पावर -12 पिकोमीटर के बराबर हो गई। और आपको एक चीज मैंने और पढ़ाई है, पावर्स, जब मैंने आपको पढ़ाया था पावर्स के बारे में, कि पावर अगर आपको ऊपर लेके आनी होती है कोई भी एक्सप्रेशन जो पावर वाला होता है, तो उसका क्या होता है? पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो 1 मीटर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 12 पिकोमीटर हो जाएगी। ठीक है, नीचे क्या था? 10 की पावर -12 था, ऊपर आके क्या बन जाएगा? 10 की पावर 12 पिकोमीटर बन जाएगा। तो यहां से आपको पता लग गया कि भाई 1 मीटर में 10 की पावर 12 पिकोमीटर होता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन जो पूछा था कि एक मीटर में कितने पिकोमीटर में होते हैं, तो आप बता दोगे कि भाई 10 की पावर 12 पिकोमीटर होता है। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब आपको दूसरी चीज यहाँ मान लो, जैसे ये मिलीग्राम वाला था, ठीक है, मिलीग्राम, या चलो कोई और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि आप मेरे को बताओ कि एक ग्राम में कितने, यहाँ पर जो है 1 ग्राम में आपके कितने फेम्टोग्राम होते हैं? फेम्टोग्राम, ये आपको बताना है। ठीक है, 1 ग्राम में कितने फेम्टोग्राम होते हैं, सपोज आपको ये बताना है। अब ये कैसे निकालोगे? भाई फेम्टोग्राम देख लेते हैं हम कि फेम्टोग्राम में कितने ग्राम होंगे, पहले ये रिलेशन देख लो। पहले आप उल्टा रिलेशन बना के देखा करो कि एक फेम्टोग्राम में कितने ग्राम होंगे, क्योंकि फेम्टो क्या है? एक तरीके का प्रीफिक्स है। अब फेम्टो की वैल्यू देखो भाई, यहाँ पर क्या है? फेम्टो, फेम्टो अभी देखा था हमने, 10 की पावर -15 होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि भाई 1 फेम्टोग्राम जो है वो मेरा कितने ग्राम के बराबर है?
10⁻⁻15 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर वही सेम प्रोसेस करोगे, इसको इसके नीचे डिनोमीटर में लेके जाओगे, तो 1/10⁻15 फेम्टोग्राम जो है वो आपका 1 ग्राम के बराबर होगा। इसको लेफ्ट टू राइट करके लिख दो, यानी कि 1 ग्राम की जो वैल्यू है वो 1/10⁻15 फेम्टोग्राम के बराबर होगी, मतलब इक्वल है। तो मैंने लेफ्ट वाले को राइट में लिख दिया, राइट वाले को लेफ्ट में लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। अब 10⁻15 को जब आप ऊपर लाओगे तो क्या बन जाएगा, 10⁻15 बन जाएगा। ठीक है, तो 1 ग्राम में हमें पता चल गया 10⁻15 ग्राम होता है। तो देखो कभी भी ऐसा हो, मैं आपको सिंपल सी चीज यहाँ पर बता दूं कि अगर राइट हैंड साइड में ये पावर आपको यहाँ पर क्या दिख रही है, नेगेटिव में दिख रही है, तो अगर वो इधर चली जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो उतनी पावर पॉजिटिव बन जाएगी। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप मेरे को बताओ कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, ये मैंने आपसे कहा। तो पहले मैं नैनोमीटर का कन्वर्जन देख लेता हूं, क्योंकि नैनो क्या प्रीफिक्स है। तो 1 नैनोमीटर में मेरे को पता है कितने मीटर होते हैं भाई, 10⁻⁹ मीटर होते हैं। क्योंकि नैनो का जो कन्वर्जन अभी हमने देखा था, नैनो का कन्वर्जन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये लिखा है, नैनो का कन्वर्जन होता है 10⁻⁹। तो नैनोमीटर में अगर मैं मीटर निकालना चाहता हूं तो वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं 1 मीटर की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ये इस साइड में आ जाएगा, तो ये पावर अगर इधर नेगेटिव दिख रही है तो वो इधर आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सीधा सीधा लिख दो, कहने का मतलब ये है। तो 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर हो गए, बस। ठीक है, मतलब वो चीज तो मैंने आपको सिखाई थी कि इसके नीचे डिनोमीटर में ले जाएंगे, फिर पावर ऊपर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन ये चीज आप क्या कर सकते हो, सीधी सीधी कर सकते हो। राइट हैंड साइड में अगर आपको कोई भी पावर, जो भी उसका साइन होगा, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में आप लेके आते हो इक्वल के, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। कहने का मतलब सिंपल सा इतना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिखता हूं कि 10⁻⁻6x=y है, तो x की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻6y लिख सकता हूँ। यानी कि ये टर्म अगर इधर को जाएगा तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, बस ध्यान इतना आपने रखना। कहने का मतलब ये था। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी वही सेम कन्वर्जन आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई अब आप मेरे को ये बताओ कि 1 न्यूटन के अंदर कितने किलो न्यूटन होते हैं। सपोज मैंने ये कहा आपसे, 1 न्यूटन के अंदर कितने किलो न्यूटन होते हैं। अब मेरे को पता है भाई किलो क्या यहाँ पर प्रीफिक्स है, तो पहले मैं किलो न्यूटन में देख लेता हूँ कि भाई कितने न्यूटन होते हैं। तो 1 किलो न्यूटन में अगर मैं न्यूटन निकालूंगा यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे। किलो का मतलब क्या होता है, किलो का जो कन्वर्जन फैक्टर है वो अभी हमने यहाँ पर देखा था, ये वाला। किलो किसके बराबर होता है, 10⁻³ के बराबर होता है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 10⁻³। तो अगर मेरे को न्यूटन की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा, 10⁻³ को उधर भेज दूंगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 10⁻³ हो जाएगा। तो 1 न्यूटन में 10⁻³ किलो न्यूटन होता है। अब ये आपके लिए थोड़ा सा एक स्टेप और इजी कर दिया मैंने। ठीक है, अब सपोज मैंने आपसे कहा कि आप मेरे को बताओ कि क्या बोलते हैं, 1 लीटर में, ठीक है, 1 लीटर में कितने कितने मेगा लीटर होते हैं, मेगा लीटर। ठीक है, 1 लीटर में कितने मेगा लीटर होते हैं। अब मैंने देखा कि ये लीटर है, ये लीटर है, मेगा यहाँ पर प्रीफिक्स दिख रहा है, पहले मैं मेगा लीटर की वैल्यू निकाल लूं कि 1 मेगा लीटर में कितने लीटर होते हैं। तो 1 मेगा लीटर अगर मैं करता हूं तो 1 मेगा लीटर में कितने लीटर होंगे। मेगा का कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पर देख लेता हूं। देखो ये 4th नंबर पे लिखा हुआ है, ये मेगा, मेगा का मतलब क्या, 10⁻⁶। तो 1 मेगा लीटर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10⁻⁶ लीटर के बराबर हो जाएगी। और अगर मेरे को 1 लीटर में मेगा लीटर कैलकुलेट करना है, तो अगर मान लो इस साइड में 1 करना है, यानी कि 10⁻⁶ को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना पड़ेगा। तो ऐसा अगर मैं करता हूं तो ये 10⁻⁻6 मेगा लीटर बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, 1 लीटर बन जाएगा। यानी कि 1 लीटर में 10⁻⁶ मेगा लीटर होता है। ठीक है, इतना समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार फिर से देखना, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपको टर्म दिया हो जिसमें कुछ पावर वाला दिया हो, इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है, तो उसकी पावर का साइन यहाँ पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और वही चेंज कैसे, ऊपर और नीचे करने में भी होता है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर करो या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में करो, तब भी आपका पावर का साइन जो वो चेंज हो जाता है। या इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जा रहे हो, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हो, तब भी आपका पावर का साइन जो वो चेंज हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर इतना था, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, 1 लीटर चाहिए, तो हमें पता क्या लगाना था कि 1 लीटर में कितने मेगा लीटर होते हैं। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे यहाँ पर बढ़ते हैं एक स्टेप। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ।
यहाँ तो स्पेस हो नहीं पाएगा मुझे लग रहा है। ठीक है, चलो यहीं पर बता देता हूँ आपको साइड में। तो दूसरी चीज यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे अब हम आते हैं अपने मेन उस पे कन्वर्ट करने पे, कि कन्वर्ट हम लोग अब कैसे करेंगे किसी भी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में। ठीक है, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट, वो आप थोड़ा सा समझ लो। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको जो हूँ मैं नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। तो अब मैं आपको यूनिट कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। तो बेसिक कन्वर्ट करना तो आपको आ गया कि भाई एक अगर आपको प्रीफिक्स लगा हुआ दिख जाए तो एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करोगे और दूसरे को पहले वाले में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये चीज आपको समझ आ गई। अब जैसे मान लो मेरे पास एक यूनिट यहाँ पर है, सपोज मान लो मैंने कहा कि अब आप मेरे को ये बताओ कि वन मतलब एक यूनिट से दूसरी यूनिट में अगर आपको कन्वर्ट करना है। अभी तो हम ये देख रहे थे कि भाई बेस जो यूनिट आपको दी है, जो प्रीफिक्स के अलावा जो चीज है उसमें अगर आप उससे एक दूसरे में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे। अब मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई आप मेरे को ये बताओ कि 1 पिकोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। सपोज मैंने आपको ये कह दिया। ठीक है, अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि इधर भी प्रीफिक्स लगा है पिको और मिली वाला प्रीफिक्स इधर भी लगा है। अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं उसमें एक ही साइड पे प्रीफिक्स लगा था, दूसरी साइड पे प्रीफिक्स नहीं लगा था। दूसरी साइड पे आपकी एक बेस वाली क्वांटिटी आपको दिख रही थी। ठीक है, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी दिख रही थी, जैसे लीटर दिख रहा था, मीटर दिख रहा था, ग्राम दिख रहा था, इस तरीके का दिख रहा था। लेकिन अब आपको क्वेश्चन ऐसा मिला है कि यहाँ पर दोनों साइड में प्रीफिक्स लगा हुआ है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखो इसको करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आप एक को पकड़ लो, मान लो लेफ्ट हैंड साइड को पहले पकड़ लो। एक पिकोमीटर आप देखो कितने मीटर के बराबर होते हैं। तो पिको का मतलब क्या होता है भाई, 10⁻⁻12 होता है। मेरे को याद है, आप याद कर लोगे तो आपको भी ये चीजें पता लग जाएंगी। तो पिको फैक्टर का जो मतलब होता है, पिको का जो फैक्टर होता है वो 10⁻12 होता है, यानी कि 1 पिकोमीटर की जो वैल्यू वो 10⁻12 के बराबर हो गई। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 1 मीटर में देखूंगा कि कितने पिकोमीटर होते हैं। तो अगर मेरे को ये निकालना है तो ये ऐसे कर सकता हूँ, 10⁻12 पिकोमीटर की वैल्यू जो है वो मेरी 1 मीटर के बराबर हो गई। ठीक है, 1 मीटर की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी है, 10⁻12 पिकोमीटर के बराबर होगी। तो ये चीज अभी हम सीख कर आ चुके हैं, इसमें आपको यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। 1 मीटर की वैल्यू निकाली, यानी कि जो भी आपको यहाँ पर पीछे वाली जो क्वांटिटी दिखती है आप उसको टर्म्स में बाकी दोनों को लिख लो। यानी कि 1 मीटर में कितना पिकोमीटर है वो लिख लिया। अब इसी तरीके से 1 मीटर में मैं देखूंगा कितने मिलीमीटर होते हैं, तो इसको मान लो आप एक कह दो इक्वेशन 1 हो गई है। ठीक है, अब मिलीमीटर की बात करते हैं। दूसरी साइड पे आपको क्या दिया है, मिलीमीटर दिया। तो 1 मिलीमीटर में देखोगे कितने मीटर होते हैं, कितने होते हैं भाई, 10⁻³ होते हैं, क्योंकि मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ फैक्टर। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू इतना होता है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 10⁻³ मिलीमीटर जो है वो 1 मीटर के बराबर होते हैं। मतलब राइट वाला 10⁻³ लेफ्ट में ले गया तो पावर उसकी पॉजिटिव बन गई। या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेफ्ट को राइट लिख दो, राइट को लेफ्ट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 मीटर की वैल्यू जो वो कितनी हो गई, 10⁻³ मिलीमीटर हो। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 आपकी 1 मीटर है लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वेशन मतलब इक्वेशन 2 भी आपकी 1 मीटर है लेफ्ट हैंड साइड में, और इक्वेशन 1 भी आपकी 1 मीटर है लेफ्ट हैंड साइड में। यानी कि 1 और 2 को आप क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही 1 मीटर के बराबर है। इसका मतलब ये है, यहां पर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इतना हो गया। अब इक्वेशन 1 में आप देखो क्या है, 10⁻12 पिकोमीटर है, तो 10⁻12 पिकोमीटर, और इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या है, 10⁻³ मिलीमीटर है। मीटर मीटर को छोड़ दो, यानी कि जो चीज सेम है उसको छोड़ दो, बाकी दोनों को बराबर कर दो। क्योंकि अगर ये 1 मीटर के बराबर है और ये भी 1 मीटर के बराबर है, यानी कि ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। 10⁻12 पिकोमीटर 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब आपको पता क्या लगाना था, वापस अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आओ कि एक पिकोमीटर में आपको कितने मिलीमीटर मिलते हैं, यानी कि पिकोमीटर को हमने 1 बनाना है। वापस से इधर आ जाओ, पिकोमीटर को आपने 1 बनाना है। पिकोमीटर है एक्चुअली में कितना, 10⁻12। इसको अगर आपने 1 बनाना है, यानी कि 10⁻12 आप क्या करोगे, दूसरी साइड भेज दोगे। तो 1 पिकोमीटर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10⁻³ इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 10⁻12 से।
क्योंकि इसको आप दूसरी साइड भेज रहे हो मल्टीप्लाई में, तो उसका पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतने मिलीमीटर के बराबर हो गया। तो 1 पिकोमीटर की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, ये पावर मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 3 प्लस माइनस 12 कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 12। कैसे करोगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 माइनस 12 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था ये अगर पॉजिटिव है ये एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव के केस में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 12 में से 3 को माइनस करोगे कितना आएगा, 9। और साइन जो आता है हमेशा किसका आता है, बड़े नंबर का आता है। 3 और 12 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 12। 12 का साइन क्या, नेगेटिव, तो -9 हो जाएगा। तो 10 की पावर कितना हो गया यहाँ पर, -9 हो गया। यानी कि 1 पिकोमीटर की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -9 मिलीमीटर के बराबर होती है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं नीचे। ठीक है, इसको हटा ही देता हूं अभी। तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपको कि आप मेरे को ये बताओ कि 1 मिलीग्राम में कितने मेगाग्राम होते हैं, या मेगा नहीं गीगाग्राम कर लेते हैं। ठीक है, या गीगा भी रहने दो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, और क्या क्या थे, हेक्टो, किलो। चलो हेक्टोग्राम ही कर लेते हैं, सिंपल लगता है थोड़ा सा। तो मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे को बताओ कि 1 मिलीग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं। सपोज क्वेश्चन आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो 1 मिलीग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं, अगर आपको ये पता लगाना है तो ये आप कैसे पता लगाओगे। आप क्या करोगे, पहले ये यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख देता हूं। तो पहले आप 1 मिलीग्राम को ग्राम के कन्वर्जन में लिखोगे, यानी कि पहले हमको क्या करना होता है, दोनों जो बेस क्वांटिटीज दी होती है हमको कन्वर्जन में, तो बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखना होता है। तो पहले मैं 1 मिलीग्राम ले लेता हूं। तो 1 मिलीग्राम का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 फैक्टर। तो ये ग्राम हो गया। 1 मिलीग्राम की वैल्यू अगर इतनी है, यानी कि 10 की पावर 3 मिलीग्राम की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 1 ग्राम के बराबर हो जाएगी, क्योंकि राइट हैंड साइड वाला 10 की पावर -3 मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीग्राम। क्लियर है, ये हो गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से राइट हैंड साइड में क्या है, हेक्टोग्राम है। ठीक है, हेक्टोग्राम का कन्वर्जन अगर मैं लिखता हूं Hg, तो हेक्टो का मतलब क्या होता है भाई, 10 की पावर -2 होता है। सॉरी, 10 की पावर 2 होता है, -2 नहीं 2 होता है। ठीक है, ये देखो टेबल में एक बार दिखा भी देता हूं। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो डेका के बाद क्या है, हेक्टो। हेक्टो का मतलब क्या, 10 की पावर 2। और मिली का तो आपको पता ही 10 की पावर -3 होता है। तो हेक्टोग्राम का मतलब क्या हो गया, हेक्टो का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 ये ग्राम। ठीक है, तो अगर मेरे को इधर इसको लेके आना है तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 हेक्टोग्राम हो जाएगा, और ये 1 ग्राम हो जाएगा। क्योंकि राइट हैंड साइड में इसकी पावर 10 की क्या है, पॉजिटिव पावर है 2। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं इसको लेके आऊंगा तो नेगेटिव पावर बन जाएगी। तो 10 की पावर -2 हेक्टोग्राम 1 ग्राम के बराबर हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 ग्राम की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी है, 10 की पावर -2 हेक्टोग्राम के बराबर है। ठीक है, ये मेरी क्या बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। अब ये अगर इक्वेशन 2 यहां पर बन चुकी है, ठीक है, इसको हटा देता हूं। तो ये अगर इक्वेशन 2 बन गई, ये इक्वेशन 1 है, तो आप देख सकते हो इसमें लेफ्ट हैंड साइड दोनों के 1 ग्राम 1 ग्राम है। यानी कि दोनों की राइट हैंड साइड को मैं क्या कर सकता हूं, इक्वेट कर सकता हूं। तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि 10 की पावर 3 मिलीग्राम मेरा 10 की पावर -2 हेक्टोग्राम के बराबर हो जाएगा। और अब आपको यहां पर देखो बताना क्या था, आपको बताना था कि 1 मिलीग्राम को आपने मतलब 1 मिलीग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं। तो यहां पर आपको पता है कि 10 की पावर 3 मिलीग्राम 10 की पावर -2 हेक्टोग्राम के बराबर है। यानी कि मिलीग्राम जो है वो यहां पर कितना है, 10 की पावर 3 है। इसको मेरे को क्या बनाना है, 1 बनाना है। यानी कि 10 की पावर 3 अगर मैं राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो 1 मिलीग्राम की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10 की पावर -3। यहां पर इसका पॉजिटिव साइन था, उधर आके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इतने हेक्टोग्राम के बराबर। यानी कि 1 मिलीग्राम की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -2 -3 हेक्टोग्राम, क्योंकि पावर क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाती है। अब -2 -3 जब आप करोगे तो -2 -3 जब आप देख रहे हो इन दोनों में सेम साइन है, दोनों क्या है, नेगेटिव। सेम साइन जब भी होते तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, सेम साइन के केस में क्या करते हैं, ऐड। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। और साइन किसका आता है, बड़े नंबर का। तो 2 और 3 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 3। और 3 के आगे साइन कौन सा लगा है, माइनस लगा है, तो -5 हो गया। तो 1 मिलीग्राम 10 की पावर -5
हेक्टोग्राम के बराबर होगा। ये कन्वर्जन मेरे को यहाँ पर मिल गया। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी क्वांटिटी को किसी भी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। आगे बात समझ में। अब हम तीसरे लेवल पे चलते हैं जो हमें फाइनली करना होता है। तो ये तो बेसिक बेसिक चीजें आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी दूंगा, वो भी आप करोगे इस लेक्चर को खत्म करने के बाद। और एक चीज और है, चलो ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब हम आते हैं अपने फाइनल स्टेप पे, जिसके लिए हमने इतनी सारी मेहनत अभी तक करी है। फाइनल स्टेप बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि आप मेरे को बताओ कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इधर जो आपको यूनिट्स दिख रही हैं, जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं, वही सेम फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स इधर भी होनी चाहिए, तभी आप एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को स्पीड की यूनिट दिख रही है किलोमीटर पर आवर, तो राइट हैंड साइड में भी स्पीड की यूनिट ही होनी चाहिए, चाहे वो मीटर पर सेकंड हो, चाहे वो किलोमीटर पर सेकंड हो, चाहे वो मीटर पर मिनट हो, या कुछ भी हो। या आप ऐसे देख सकते हो कि किलोमीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो इधर मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, इधर आवर किसकी यूनिट है, टाइम की, इधर सेकंड यूनिट किसकी, टाइम की। तो ये दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 किलोमीटर अपॉन में आवर इज इक्वल टू डैश मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, अब आपको ये करना कैसे होता है, आप कुछ नहीं करते हो, जो आपको इधर दिख रहा है और जो इसका इधर करस्पॉन्डिंग दिख रहा है, पहले आप उसका कन्वर्जन निकालो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये आपको पहले पता करना है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। अब किलो, ये जो प्रीफिक्स लिखा है, किलो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3। तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 3 मीटर हो गया। 10 की पावर 3 मैंने यहां पर लिख दिया। अब यहां आवर लिखा है, यहां सेकंड लिखा है, इसका करस्पॉन्डिंग। तो आवर को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, अभी हम देख के आए थे, टोटल कितने होते हैं 3600। ऊपर कैलकुलेट किया था 60 × 60 करके। तो वो आपने क्या लिख दिया, यहां पर लिख दिया 3600 कर दिया। हो गया कन्वर्जन। कैसे, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000 होता है, और 3600 ऐसे लिख दिया, और ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, फिर उसके बाद 2 से मैं 5 जा कैंसिल कर देता हूँ, और 2 से मैं 18 जा कैंसिल कर देता हूँ। मुझे क्या मिला, 5/18 मिल गया। तो 1 किलोमीटर पर आवर को मतलब आपने जब ये करा, इक्वल कितना आ गया, 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर की जो वैल्यू है मीटर पर सेकेंड में 5/18 की होती है। तो इसी वजह से आप क्या करते हो, कभी भी कोई भी जो आपको यूनिट दी होती है किलोमीटर पर आवर में स्पीड की, स्पीड को आपने अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है किलोमीटर पर आवर से, तो आप उसको क्या कर देते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हो। मान लो मैंने कहा कितना है मेरे पास, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। आप अगर इसको क्या करना चाहते हो, मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हो, तो 90 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उतने मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 18 5 जा हो गया, तो ये कितना हो गया, 25। 5 × 5 25 मीटर पर सेकंड। अगर 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू मीटर पर सेकंड में इतनी है, तो 90 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू 90 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। आई होप इसका रीजन मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता होगा, लेकिन इस क्लैरिफिकेशन के बाद आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरे और उस पे आते हैं। मान लो मैंने कहा कि आप मेरे को ये बताओ कि 1 किलोमीटर पर सेकंड को अगर आपने कन्वर्ट करना है किसमें, 1 किलोमीटर पर सेकंड जो है कितने मीटर पर मिनट के बराबर होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो आप ये चेक करो, ये लेंथ की यूनिट दिख रही है, किलोमीटर क्या लेंथ की यूनिट, मीटर भी क्या लेंथ की यूनिट। ठीक है, सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की, और मिनट किसकी यूनिट है, टाइम की। ठीक है, तो हम यहाँ पर इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको मैं क्या लिख देता हूं, ऐसे करके लिख लेता हूं, 1 किलोमीटर अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू डैश मीटर अपॉन मिनट। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, अभी हम ऊपर करके आए थे, 10 की पावर 3 होता है, तो इसको तो ऐसे लिख दिया। अब 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, ये हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, टोटल 60 सेकंड होते हैं। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 60 सेकंड इज इक्वल टू कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट होते हैं। और आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 सेकंड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। तो 1 सेकंड की अगर आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी, तो कितना हो जाएगा, 1/60 मिनट हो जाएगा। हो गया, बस 1/60 यहां पर रख दो, ये रख दिया।
तो ये 1/60 जब आप रखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 इंटू 10⁻³ मीटर पर मिनट। बस हो गया कन्वर्जन। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहां पर इसको सॉल्व कर लोगे। तो 60 इंटू 10⁻³ मीटर पर मिनट जो है ये यहां पर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लो मेरे पास सपोज एक यूनिट है कि मैंने आपसे कहा कि आप मेरे को बताओ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मान लो आपने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर स्क्वायर में, तो आप कैसे करोगे, पहले बेसिक समझते हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आपने मिलीमीटर स्क्वायर में करना है तो स्क्वायर छोड़ो, स्क्वायर का भी आपको कुछ नहीं करना, पहले आप ये देखो कि सेंटीमीटर मिलीमीटर का कन्वर्जन क्या होगा। यानी कि पावर को हम बाद में देखते हैं, पावर से अभी कोई मतलब नहीं है, अभी आप ये समझो कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं आपको ये बताना है। तो यहां मीटर है, यहां मीटर है, दोनों बेस है, और यहां पर इसके जो फैक्टर कन्वर्जन फैक्टर लगा है, मतलब प्रीफिक्स जो लगा है, इधर भी प्रीफिक्स लगा है सेंटी और इधर भी प्रीफिक्स लगा है मिली, यानी कि दोनों तरफ प्रीफिक्स है। यानी कि अपना जो अभी पीछे मेथड हम लोग यूज करके आए थे वो वाला इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, 1 सेंटीमीटर जो है वो हमारा पहले देखेंगे कितने मीटर के बराबर होता है। कितने मीटर के बराबर होता है, सेंटी का मतलब क्या होता है 10⁻²। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या हो गई 10⁻² हो गई, यानी कि मीटर की वैल्यू मैं यहां से निकाल लेता हूं, तो 10⁻² सेंटीमीटर जो है वो मेरा 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। ये हो गया, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1। उसी तरीके से मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये है मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर को मेरे को पता है कन्वर्जन क्या होता है मीटर में, मिली का मतलब क्या 10⁻³ और मीटर की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो 10⁻³ आ जाएगा, 10⁻³ मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, 1 mm, हाँ 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ mm। ये हो गया, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड 1 मीटर, लेफ्ट हैंड साइड 1 मीटर, यानी कि राइट हैंड साइड को आप क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेट करने पे 10⁻² सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर, ये आपने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, आपको पता क्या लगाना था, यहाँ पे ऊपर आपको पता लगाना था कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर की अगर आप यहाँ वैल्यू निकालना चाहोगे तो 10⁻³ ऐसे रहेगा, और 10⁻² को अगर आप उधर भेज रहे हो मल्टीप्लाई में तो 10⁻² बन जाएगा, इतने मिलीमीटर होते हैं। और इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो पावर ऐड हो जाएगी 3 + -2, यानी कि 3 - 2 हो जाएगा, 3 - 2 कितना होता है 1, यानी कि 10⁻1 mm हो गया। तो 1 सेंटीमीटर हमें कितना मिल गया 10⁻1 mm मिल गया, ये 10 mm मिल गया। और ये बेसिक चीज आपको पता भी होती है, लेकिन मैंने आपको करके इसलिए दिखाया सो दैट कि आप प्रोसेस को समझ जाओ। 1 सेंटीमीटर में 10 mm ही होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, लेकिन मैंने प्रोसेस इसलिए किया ताकि आप मेथड को समझ जाओ कि करते कैसे हैं। तो 1 सेंटीमीटर इतने मिलीमीटर के बराबर हो गया। अब हमें पता क्या लगाना था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो कितने मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, आपने लिखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू जितना भी है, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी आई भाई 10 mm के बराबर आई। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको आप कैसे करोगे, देखो देखो, आपका ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻1 mm आया। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बेसिकली क्या था, आपको ये बताना था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने mm स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इधर क्या 1 सेंटीमीटर है। अब आप क्या करोगे कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻1 का, सॉरी 10⁻1 mm का होल स्क्वायर। जब आप ये करोगे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 10⁻1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब पावर ये अगर 2 है यहाँ पे तो 1 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये 10⁻2 हो गई, और mm का स्क्वायर mm का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर होती है भाई, 10⁻2 mm स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, अगर मान लो क्यूब में पावर दी होती, यानी कि आपसे पूछा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने mm क्यूब के बराबर होता है, तो आप इस वाले इक्वेशन को दोनों तरफ क्यूब कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻1 का क्यूब करोगे 10⁻3 आ जाएगा, 10⁻3 मिलीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा।
अगर क्यू पूछा होता। पावर 4 पूछिए तो पावर 4 कर दोगे दोनों तरफ, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा सा मैं एग्जाम्पल आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा एंड इसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, इसी के बेसिस पे वो जो है आप लोग सॉल्व करोगे। और अपना होमवर्क जो है मेरे को पर्सनल टेलीग्राम पे भेज सकते हो, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है SHIKHER, ठीक है, KHER, फिर उसके बाद _ 297, या आप चाहो तो जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी अपना होमवर्क शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको एक फाइनल एग्जांपल दिखा रहा हूं। सपोज मेरे पास एक क्वांटिटी है, मतलब ऐसा यूनिट है, सपोज कि 1 में आपको ये बताना है कि 1 केजी नहीं करते, मान लो आपको ये बताना है कि 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर को आपने चेंज करना है किलोग्राम मीटर स्क्वायर में। सपोज क्वेश्चन आपके पास ऐसा कुछ है कि ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर की यूनिट जो है आपको केजी मीटर स्क्वायर में बनानी है। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो ग्राम है मास की यूनिट है, इधर भी जो आपको केजी यूनिट दिख रही है मास की है। सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट है, मीटर यहाँ पर लेंथ की यूनिट है। सेंटीमीटर का इधर स्क्वायर है, मीटर का इधर स्क्वायर है। अगर ये सारी चीजें सेम होती है तभी आप यहाँ पर कन्वर्जन कर सकते हो। अब कन्वर्जन कैसे करेंगे, आप इसको कैसे लिख लोगे। अब देखो ये ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, क्योंकि पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर होता तो सेंटीमीटर की पावर -2 होती, जिसका मतलब था कि सेंटीमीटर स्क्वायर वो नीचे जाके होता। लेकिन ये ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में, ये चीज भी आपको समझनी है। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अगर ये है तो पहले आप ग्राम और केजी का कन्वर्जन करोगे और फिर सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर का कन्वर्जन करोगे और आपस में इनको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे करेंगे देखो, पहले हम करेंगे ग्राम और केजी का कन्वर्जन। हमें यह पता लगाना है कि भाई 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं, पहले आप ये पता लगाओगे। तो मुझे इसका रिवर्स पता है, क्या पता है, किलोग्राम में हमें पता है कितने ग्राम होते हैं, 10³ ग्राम होते हैं। क्योंकि किलो क्या है, किलो प्रीफिक्स है, तो किलो का मतलब क्या होता है, 10³ होता है। तो 1 kg इज इक्वल टू 10³ ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। किलोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10³ ग्राम हो गया। अब अगर मैं यहां पर निकालना चाहता हूं 1 ग्राम की वैल्यू, तो 1 ग्राम की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 10⁻³ kg इज इक्वल टू 1 ग्राम हो जाएगा। अब 1 ग्राम हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां पर ग्राम दे रखा है और ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ठीक है। तो ग्राम को हमने क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10⁻³ kg आ गई। हो गया, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। अब उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो पहले आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे, फिर उसकी स्क्वायरिंग करोगे। तो 1 सेंटीमीटर अगर मेरे को ये पता करना है कि कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर, सेंटी यहाँ पर क्या है, प्रीफिक्स है, तो सेंटी का मतलब क्या है, 10⁻⁻1 सॉरी -2, 10⁻⁻2 हो गया। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतना मीटर हो गया। अगर मेरे को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करना है, यानी कि मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 10⁻⁻2 का स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ हो जाएगा, क्योंकि 10⁻⁻2 के बाहर पावर 2 है, यानी कि पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 4, यानी कि 10⁻⁴। और मीटर का स्क्वायर क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे को मिल गया, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। तो यही चीज हमको यहाँ पर करनी थी, ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट करना था, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, कर लिया। अब मेरे को 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है, कितने के बराबर होता है। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहता हूं तो कितना होगा, ग्राम की वैल्यू देखो क्या है, 1 ग्राम कितने केजी के बराबर है, 10⁻³ kg के बराबर है, ये लिख दिया। सेंटीमीटर स्क्वायर कितने मीटर स्क्वायर के बराबर है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। नंबर जो दिख रहे हैं वो एक साइड ले लो, 10⁻³ ये है, 10⁻⁴ इधर हो गया, और ये लास्ट में क्या लिख दिया मैंने, केजी मीटर स्क्वायर लिख दिया। अब 10⁻³ -4 कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, और इधर क्या आ गया, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा कन्वर्जन, यानी कि 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट को अगर आपने केजी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁷ उतने के बराबर होगा। मान लो आपसे कोई कहे कि 50 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर को आप केजी मीटर स्क्वायर में चेंज करो, तो 10⁻⁷ से आप 50 को मल्टीप्लाई कर दोगे। इस तरीके से यूनिट कन्वर्जन आप लोग कर सकते हो।
और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है बिकॉज फिजिक्स में आगे जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे वहां पे न्यूमेरिकल्स में आपको यूनिट्स कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीजें इतनी ज्यादा डिटेल में बताई है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स में तो हम शॉर्ट में सारी चीजें समझ सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप डिटेल में बिना समझे आप ये चीज नहीं कर सकते। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो नोट्स आपने यहां तक अगर बना लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए तो बना जरूर लेना, वरना फिर कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर है? तो अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा, सो दैट कि आप एक बार ओवरव्यू ले लो, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था भाई, यूनिट्स के बारे में देखा था। ऐसा यूनिट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दो टाइप की होती हैं, बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, और बाकी भी कुछ और सिस्टम होते हैं, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस। ठीक है, तो बेस यूनिट्स हमारी टोटल कितनी थी, 7, और 7 को इस्तेमाल करके हम हमारी जो बनती है सारी की सारी डिराइव्ड यूनिट्स बनती है। उसके बाद मैंने आपको ये वाली टेबल बताई थी, ये टेबल किसके फैक्टर के लिए थी, 1 से नीचे के वालों के लिए थी, यानी कि जो क्वांटिटीज 1 से छोटी होती हैं। और ये वाली जो नेक्स्ट टेबल मैंने आपको बताई थी, ये किसके लिए थी, जो क्वांटिटीज 1 से बड़ी होती है। आगे बात समझ में? और ये आपको मैंने टोटल कितनी बताई है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, एप्टो, इनके कन्वर्जन फैक्टर है, ये सिंबल है, ये हमने देखे। उसके बाद मैंने आपको सिंपल बताया कि जैसे मिलीग्राम है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो पीछे देख लो ग्राम ग्राम है, मिली क्या लगा है, प्रीफिक्स लिखा है, बस उस प्रीफिक्स के कन्वर्जन फैक्टर की वैल्यू लिख दो, उतने के बराबर हो जाएगा। ये हमने करा। उसके बाद मैंने आपको उसका रिवर्स सिखाया, जैसे 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू, ये तो पता है कि आपको 10 की पावर 3 न्यूटन होता है, क्योंकि किलो जो प्रीफिक्सेस का मतलब क्या, 10 की पावर 3। लेकिन मैं अगर आपसे पूछ लेता हूँ कि 1 न्यूटन कितने किलो न्यूटन के बराबर होता है, तो आप कैसे निकालोगे, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। ठीक है, कि राइट हैंड साइड वाला जो आपका होता है 10 की पावर वाला, वो आप लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है दूसरी साइड ले जाते हो, और उसकी पावर का साइन जो वो चेंज हो जाता है। तो ये चीज हमने करी थी। ये चीज करने के बाद मैंने आपको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना सिखाया। जैसे मान लो एक पिकोमीटर है, उसको मिलीमीटर में करना है, तो पिको भी मेरा प्रीफिक्स है और मिली भी मेरा प्रीफिक्स है, दोनों प्रीफिक्स लगे हुए हैं। तो इस केस में आप कैसे करोगे, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो मैंने कहा कि जो आपको बेस यूनिट उसमें दिख रही है, जैसे लास्ट में आके दिख रहा है मीटर दिख रहा है, प्रीफिक्स को छोड़ के जो यूनिट दिख रही है, उस यूनिट के कन्वर्जन में आप दोनों यूनिट्स को ले आओ। दोनों के ले आओगे, दो इक्वेशन मिलेगी, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगी, तो राइट हैंड साइड को जैसे ही आप इक्वेट करोगे, वहां से आपको जो भी आपकी डिजायर्ड वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। ऐसे कर लोगे, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि एक्चुअली में यूनिट्स कैसे कन्वर्ट की जाती है, जैसे किलोमीटर पर आवर है, तो उसी तरीके से आपने लिखना होता है, और जो भी उनका कन्वर्जन फैक्टर होता है वो उनके सामने ले जाके मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें अभी हमने अच्छे से सीख ली है। क्लियर है? चलो, अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूं, क्वेश्चंस आप लोग करोगे। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपको बताना है कि 75 किलो न्यूटन में, ठीक है, 75 किलो न्यूटन में अगर सपोज x, अगर सपोज x मिली न्यूटन है, ठीक है, ये क्या है, मिली, स्मॉल m का मतलब क्या है, मिली, तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है। तो x कितना होगा, यानी कि कन्वर्ट करना है। तो 75 किलो न्यूटन की वैल्यू आपको मिली न्यूटन में कैलकुलेट करके बतानी है, और आपको यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब कि 75 किलो न्यूटन अगर x मिली न्यूटन के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है? उसके बाद दूसरी यहाँ पर है क्वेश्चन, कि आप मेरे को बताओगे कि 38 ग्राम में अगर सपोज y 38 ग्राम में अगर सपोज y मेगा ग्राम है, ठीक है, कैपिटल M किसके लिए, मेगा, मेगा ग्राम है, तो आपको यहाँ पर y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, जैसे मान लो आपके पास है 40 पीको, नहीं माइक्रो कर लेता हूं इसे, ठीक है, माइक्रो के लिए हम जो साइन सिंबल यूज करते हैं वो क्या है, म्यू, इस तरीके से। तो 40 माइक्रोमीटर को आपने चेंज करना है, 40 माइक्रोमीटर अगर z, अगर ये आपका z मतलब उसकी वैल्यू है किसमें, ये है आपकी, इसको हम कर लेते हैं, चलो किलोमीटर कर लेते हैं, ठीक है, तो हो गया ये किलोमीटर। तो 40 माइक्रोमीटर अगर z किलोमीटर के बराबर है, तो आपको यहाँ पर
z की वैल्यू फाइंड करनी है। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। और एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, 4 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल। तो यहां पर एक क्वेश्चन है कि 72 मिलीग्राम ठीक है, मिलीग्राम और किलोमीटर पर सेकंड। ये सेकंड का मतलब क्या है, सेकंड की पावर -1 मतलब नीचे सेकंड होगा डिनोमिनेटर में, तो मिलीग्राम किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, ये अलग अलग है सब। तो 72 मिलीग्राम किलोमीटर पर सेकंड को आपने चेंज करना है। अगर सपोज मेरी इसकी वैल्यू मिलती है के, और ये आ जाता है आपका, मिलीग्राम को हम कर लेते हैं किलोग्राम में, केजी, किलोमीटर को कर लेते हैं हम यहाँ पे माइक्रोमीटर में, या पीकोमीटर में कर लेते हैं, पीकोमीटर में, और सेकंड को हम रहने देते हैं, चलो सेकंड को आप कर लो मिनट में, पर मिनट। इसमें आपको ये कन्वर्ट करना है, यानी कि मिलीग्राम को आप केजी में कन्वर्ट कर रहे हो, किलोमीटर को आप पिकोमीटर में कर रहे हो, और पर सेकंड को आप पर मिनट में कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर के की वैल्यू बतानी है कि के यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए। इन 4 क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करोगे, नहीं होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और बाकी के टॉपिक्स इस चैप्टर के बहुत आसान है, सबसे टफ कॉन्सेप्ट यही था जो मेरे को आपको समझाना था। अब अगर यहां तक आ गए हो और ये चीज अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, तो आपको बस एक काम कर देना है कि इस लेक्चर को लाइक जरूर कर देना, बस इतना कर देना। और अपने दोस्त वगैरह को भी ये शेयर करना चाहते हो तो जरूर कर देना। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो वो भी ज्वाइन जरूर कर लो। ठीक है, बाकी नोट्स वगैरह जो भी मेरे को भेजना होगा मैं वही भेजूंगा, तो आप बस इतना काम कर लो। तो इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं, आज इतना करो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।